हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काव्य क्लासेस गोरखपुर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि ये वीडियो राजनीति विज्ञान के पिता कहे जाने वाले अरस्तु पर आधारित है। अरस्तु से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न टीजीटी, पीजीटी तथा ग्रेजुएशन की परीक्षाओं में बनते हैं, उनसे सारे संबंधित प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूँ आपके बीच में। तो बिना वीडियो स्किप किए हुए मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हमारे आप काव्य क्लासेस पर नए हैं तो काव्य क्लासेस गोरखपुर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए बिना देर करते हुए आज हम अरस्तु से संबंधित चर्चा पर प्रकाश डालते हैं। अरस्तु के जन्म की बात करें मित्रों 384 ईसा पूर्व और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 322 ईसा पूर्व हुई थी, यानी कि यह लगभग 62 वर्ष की अवस्था में यह इनका स्वर्गवास हो गया था। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, आप लोग जानते ही होंगे। अरस्तु ने सबसे पहले ही राजनीति विज्ञान विषय को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनाने का प्रयास किया। बढ़ते हैं अगले बिंदु पर। अरस्तु वो ऐसे विचारक थे जिन्होंने राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में मान्यता प्रदान की। अगला है मित्रों यथार्थवादी विचारक। अरस्तु जो थे वो अपना जो विचार दिया है मित्रों, वो राजनीति विज्ञान पर यथार्थवादी और व्यवहारिक दृष्टिकोण से विचार दिया है। उनका मानना था कि एक अपूर्ण और संयम संतुलन तत्व सदैव ही अतिशयोक्ति से बचने के लिए मध्यम मार्ग का उन्होंने प्रयोग किया। कहने का आशय ये है, यथार्थवादी वह राजनीति विज्ञान में ऐसा रास्ता निकालते हैं जो ना ही बहुत अतिशयोक्तियों पर आधारित हो, ना ही बहुत भ्रांतियों पर आधारित हो। वह अलग तरीके से यथार्थवादी रास्ता चुनते हैं। जो सच है वो कल्पनाओं का सहारा नहीं लेते हैं, वो इस प्रकार का विचार देते हैं जो वास्तविकताओं पर आधारित हो, चाहे संपत्ति के बारे में हो, चाहे साम्यवाद के बारे में हो, चाहे पत्नियों के बारे में हो, चाहे शासन चलाने वाले राजाओं के बारे में हो। इन सारी चीज़ों के बारे में वह बस एक यथार्थवादी रास्ता निकालते हैं। अगला फ्रेंड्स, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग ये करते हैं, आगमनात्मक और तुलनात्मक। आपको पता होगा कि राजनीति विज्ञान के जो पिता हैं अरस्तु, उनकी पॉलिटिक्स सबसे महत्वपूर्ण रचना है। और पॉलिटिक्स की रचना करने से पूर्व उन्होंने लगभग 158 देशों के संविधान से तुलना की थी और तुलना करने के बाद अपना विचार जो दिया था वह पॉलिटिक्स पे दिया था। मित्रों, अगला है सरकार के अंगों का निरूपण, यानी कि अरस्तु ने जो सरकार के अंगों का निरूपण किया है, जैसे कि आज के समय में होती है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ठीक अरस्तु लगभग 2400 वर्ष पहले ही इस प्रकार का विचार दे चुके थे। सरकार के तीनों अंगों का निरूपण, नीति निर्धारित करने की व्यवस्था अलग, प्रशासन चलाने की व्यवस्था अलग, न्यायपालिका की व्यवस्था अलग। ये जो सारे तीनों विचार हैं ये अरस्तु के द्वारा लगभग 2400 वर्ष पहले ही दे दिए गए थे। और ये सारी चीज़ें आज के समय से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इस हिसाब से हम अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहने में हमें कोई शक करने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगले बिंदु पर। जानते हैं अरस्तु की प्रमुख रचनाएं। अरस्तु मित्रों, मैं आपसे बताऊं तो अरस्तु लगभग 400 उनकी रचनाएं बताई जाती हैं, लेकिन ये 400 रचनाएं सिर्फ राजनीति विज्ञान पे नहीं है बल्कि तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिन्होंने सब मिला करके लिखा है, जैसे प्राणी विज्ञान हो गया, प्राकृतिक विज्ञान हो गया, ज्योतिष, शिक्षा, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भाषण कला, काव्य लेखन आदि सभी चीज़ों को मिला करके अरस्तु ने लगभग 400 पुस्तकों की रचना की है, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ पुस्तक की रचना माने तो पॉलिटिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। और अगला जो है वो एथेंस का संविधान। बढ़ते अगले बिंदु पर। मित्रों, अरस्तु ने जो राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए उसके बारे में अपना विचार दिया है कि राज्य का स्वरूप
कैसा होना चाहिए, उसकी विशेषताएं कैसी होनी चाहिए। तो मित्रों, राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है, ये कौन कहता है? अरस्तु। राज्य कहता है कि स्वाभाविक समुदाय है क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य समाज में ही रहता है। तो परिवार, परिवार, समाज, इन सबसे सबसे महत्वपूर्ण वह राज्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है। वो कहता है कि राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है क्योंकि राज्य में ही परिवार रहता है, समाज रहता है, तो राज्य को वह सबसे प्रमुख स्थान देता है। और इसी पर एक राजनीतिक विचारक है जिनका नाम है सेबाइन, वो कहते हैं मानव प्रकृति की उच्चतम शक्तियों का विकास राज्य में होना स्वाभाविक है। ये कथन किसका है? सेबाइन का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, अगले बिंदु पर। अरस्तु के अनुसार, अरस्तु भी क्या कहता है? राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ है और सदजीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये कथन है अरस्तु का, कई बार परीक्षा में पूछा जाता रहा है। किसने कहा है? तो अरस्तु ने कहा है। बढ़ते हैं अगले बिंदु पर मित्रों। अगला बिंदु कह रहा है राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन, यानी कि उसके कहने का मतलब ये है कि जो राज्य नामक संस्था है वह परिवार की हम बात करें चाहे समाज की बात करें, इन सभी से वो पहले का संगठन है क्या? राज्य। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि अरस्तु कहता है चाहे परिवार हो चाहे समाज हो, इन सब से पहले जो अस्तित्व में आया है वो राज्य आया है। इसलिए राज्य व्यक्ति से पूर्व है, यह अरस्तु का कहना है। दूसरे स्थान पर कहते हैं अरस्तु, क्या कहते हैं? समय की दृष्टि से परिवार पहले है किंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, किसका कथन है। नंबर तीसरा कह रहा है मित्रों, कह रहा है कि राज्य सर्वोच्च समुदाय। अब इसमें कहने का मतलब यह है परिवार से ग्राम बना, ग्राम से कुल बना, कुल से राज्य बना, इन सभी से धीरे धीरे सारी चीज़ें बृहद होती गई, बड़ी होती गई, लेकिन इन सभी की हम अगर जो बात करें इसमें तो सर्वोच्च कौन है? तो इसमें अरस्तु राज्य को सर्वोच्च मानता है। राज्य का स्वरूप जैविक, इसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे राज्य का स्वरूप जैविक। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जैसे अरस्तु के अनुसार राज्य का स्वरूप जो है जैविक धारणा को मानता है, क्योंकि उसके कहने का मतलब है कि राज्य विभिन्न प्रकार के अंगों से मिल करके बना हुआ है। राज्य जो है वो विभिन्न प्रकार के अंगों से मिल करके बना हुआ है, इसलिए इसको पूर्ण सवयव व्यक्ति या समुदाय इसके अंग हैं। यानी कि राज्य के जो अंग हैं वो व्यक्ति है, समुदाय है, समाज है। जिस प्रकार से शरीर के अंग समस्त महत्वपूर्ण मानव जीवन पर निर्भर करता है, उसी प्रकार से व्यक्तियों का जो समुदाय है वह सब राज्य को जीवन देने वाली एक संस्था है, एक शक्ति है, जिसके कारण वह सभी लोग इसी पर निर्भर है। इसलिए राज्य को क्या कहता है? वो स्वरूप, इसका राज्य का स्वरूप जैविक है। राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन, क्या कहता है? राज्य क्या है? एक आत्मनिर्भर संगठन है। अब हम देखेंगे जो अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्देश्य और कार्य, मतलब अरस्तु कहता है कि राज्य का कार्य क्या होना चाहिए और उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो हम ये जानेंगे कि भाई देखिए, जो राज्य का कार्य है, जो राज्य का उद्देश्य है, तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि अपने सदस्यों के लिए पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करना। यानी कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जो अपने सदस्य, राज्य में रहने वाले जो जितने भी लोग होंगे उनको आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। कौन? राज्य करेगा। अगला कह रहा है व्यक्ति की श्रेष्ठ प्रवृत्तियों को श्रेष्ठ कार्यों की आदत के रूप में विकसित करना। यानी कि व्यक्ति के अंदर जो अच्छी बातें हैं उनके व्यक्तित्व को निखार करके उनके व्यक्तित्व को और निखारना, उसको विकसित करना।
ये राज्य का कार्य होगा, ये राज्य का उद्देश्य होगा। अपने सदस्यों की प्राकृतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना, यानी कि अरस्तू कहता है कि भाई देखिए, राज्य में जितने भी रहने वाले सदस्य होंगे, उन सभी सदस्यों की जो प्राकृतिक आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करके उनको संतुष्ट करना राज्य का कार्य होगा। अब हम ये जानेंगे अरस्तू ने जो संविधान बताया है कि संविधान किस प्रकार से होना चाहिए, शासन सत्ता किस प्रकार के व्यक्ति के हाथों में होनी चाहिए, तो इस पर अरस्तू संविधान का वर्गीकरण करता है और कहता है कि देखिए, वो आधार देता है प्रथम आधार, द्वितीय आधार। प्रथम आधार देता है संख्या के आधार पर और नैतिक आधार पर। अब संख्या के आधार पर एक व्यक्ति के शासन की बात करता है, जिसमें हम कह सकते हैं एक व्यक्ति का जो शासन होता है तो वह व्यक्ति कैसा होता है, उसको हम राजतंत्र कहते हैं। यानी कि राजा एक होता है और राजा ही क्या करता है, वह शासन करता है, और एक व्यक्ति के शासन को राजतंत्र कहा जाता है। और इस एक व्यक्ति के शासन को हम क्या कह सकते हैं, तो ये जो शासन है एक व्यक्ति का, वो आताताई शासन होता है। ये शासन का बहुत ही विकृत रूप है, इसको अरस्तू कहता है। अल्पसंख्यक मतलब वे, इसमें कुछ लोगों का शासन होता है जिसको हम कुलीन तंत्र कहते हैं। जैसे संपन्न लोगों का ये शासन होता है, इसको हम वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र भी कहते हैं। इसमें कुछ लोगों का शासन होता है। अब बहुसंख्यक यानी इसमें बहुत सारे लोगों का शासन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं भीड़ तंत्र या बहुसंख्यक या संवैधानिक तंत्र। तो ये विचार देता है अरस्तू, एक व्यक्ति का शासन राजतंत्र, इसका स्वरूप विकृत होता है। अल्पसंख्यक कुलीन तंत्र, इसको भीड़ तंत्र या धनिक तंत्र कहते हैं। बहुसंख्यक, इसको बहुतंत्र या संवैधानिक तंत्र, इसको भीड़ तंत्र का नाम देता है कौन, अरस्तू। अब अरस्तू के अनुसार एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, अरस्तू क्या बताता है कि आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, तो अरस्तू कहता है भाई देखिए, आदर्श राज्य जो होगा, वह आदर्श राज्य का जो लक्ष्य होगा वो व्यक्ति का नैतिक विकास करेगा। आदर्श राज्य वो क्या कहता है, मध्यम मार्ग का सिद्धांत, संवैधानिक शासन, यानी कि शासन चलाने की व्यवस्था में वो कौन सा रास्ता निकालता है, मध्यम मार्ग का शासन करने की वो बात करता है। और इसमें वो कहता है कि भाई देखिए, मध्यम मार्ग के अनुसरण करने वाला, वो कहता है कि मध्यम मार्ग का अनुसरण करने वाला अनिवार्यतः श्रेष्ठ जीवन है, और मध्यम मार्ग ही एक ऐसा है जिससे प्राप्त कर लेना व्यक्ति के लिए संभव है। अब अगला कहता है विधि की सर्वोच्चता। वो कहता है कि भाई देखिए, राज्य में विधि सर्वोच्च होना चाहिए, कानून ही सर्वोच्च होना चाहिए। वो अरस्तु क्या कहता है कि जनसंख्या के आदर्श राज्य में कैसी होनी चाहिए, जनसंख्या की हम बात करें तो अरस्तु कहता है भाई देखिए, जनसंख्या ना बहुत ज़्यादा अधिक होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए, और जनसंख्या ऐसी हो जो उस राज्य में प्राकृतिक संसाधनों के अनुकूल हो, जिसका उपभोग वहाँ की पूरी जनता, वहाँ के पूरे नागरिक कर सके। जनसंख्या ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ना बहुत कम होनी चाहिए। प्रदेश की बात करें तो अरस्तु कहता है कि भाई देखिए, एक आदर्श राज्य का जो प्रदेश होना चाहिए, वह प्रदेश ऐसा होना चाहिए जो शत्रुओं का जिसमें प्रवेश करना आसानी से आसान ना हो, शत्रुओं का प्रवेश करना आसान ना हो। राज्य ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ जल और स्थल दोनों रास्तों से, जो दोनों मार्गों से आसानी से पहुँचा जा सके, क्योंकि ऐसा होने पर ही राज्य का विकास और व्यापार केंद्र रूप में संभव होता है। बढ़ते हैं अगले बिंदु पर मित्रों, अरस्तु की सामाजिक व्यवस्था। अरस्तु देखिए, दासता प्रकृति है, वो दास प्रथा का समर्थन करता है कि भाई देखिए, दासता क्या है, प्रकृति है, स्वामी वर्ग के व्यक्तियों और संपूर्ण समाज के लिए लाभप्रद है। यानी कि दासता क्या है, स्वामी व्यक्तियों के साथ साथ संपूर्ण समाज के लिए भी लाभप्रद है। जब स्वामी वर्ग आसानी से अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सारा कार्य करेगा, तभी व्यक्ति क्या होगा, वो राज्य क्या होगा, तरक्की कर पाएगा, और उसमें
दास जो होंगे वो स्वामी वर्ग की सहायता करेंगे, स्वामी वर्ग अवकाश पे रहेगा, यानी कि स्वामी वर्ग को कोई शारीरिक काम नहीं करना पड़ेगा। इसलिए वो कहता है कि भाई दासता समाज के लिए और व्यक्तियों के लिए, सभी के लिए लाभप्रद है। और वो कहता है कि भाई देखिए, स्वामी वर्ग तभी कुछ काम कर सकता है जब उसके जीवन में दास हों, क्योंकि जिस प्रकार से वीणा यानी कि वाद्य यंत्र की सहायता के बिना हम अच्छे संगीत उत्पन्न नहीं कर सकते, अच्छा संगीत उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार दासों के बिना स्वामी का जीवन तथा बौद्धिक और नैतिक गुणों का विकास संभव नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम वाद्य यंत्रों की सहायता के बगैर अच्छी संगीत नहीं दे सकते, उसी प्रकार से हम दासों के बिना कोई भी स्वामी बौद्धिक और नैतिक गुणों का विकास नहीं कर सकता। इसलिए वो कहता क्या है, दासता नैतिक है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में स्थायित्व, दासों का क्या है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में स्थायित्व, यानी कि जो देश की व्यवस्था होती है उसमें दासों का प्रमुख स्थान होता है, क्योंकि दास ही क्या करते हैं, उसमें श्रम दे करके अपना योगदान करते हैं। अब वो कहता है भाई क्रांति क्यों होती है? अरस्तु कहता है क्रांति का कारण हम जानेंगे। अरस्तु कहता है भाई क्रांति के कुछ दो कारण है, एक सामान्य कारण है और दूसरा क्या है, आगे पढ़ेंगे। सामान्य कारण में क्या बताता है वो, असमानता। वो कहता है भाई क्रांति का जो सामान्य कारण है असमानता है, क्योंकि जो अरस्तु के अनुसार कहता है कि भाई देखिए, छोटे व्यक्ति जो होते हैं वो बराबर होने के लिए विद्रोह कर सकते हैं और बराबर वाले व्यक्ति बड़े होने के लिए विद्रोह कर सकते हैं। यही मनोदशा होती है जिसके कारण क्या होता है, असमानता होती है। अन्याय, क्योंकि न्याय और मित्र राज्य का नैतिक आधार है, इसलिए अन्याय और दुर्भावना असंतोष और अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण है। अब विशेष कारण की क्या बात करता है, विशेष कारण कहता है भाई देखिए, शासकों की दृढ़ता तथा लाभ की लालसा विशेष कारण होता है। जो शासक वर्ग रहते हैं वो दृढ़ रहते हैं, वो लालच से बंधे हुए होते हैं, जिसके कारण क्रांति होती है। सम्मान की लालसा मित्रों, और फिर कह रहा है किसी प्रकार की उत्कृष्टता और घृणा, ये विशेष कारण के अंतर्गत ये सारी चीज़ें बताता है। तो मित्रों, ये था आज का हमारा वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे हो तो शेयर करिए, लाइक करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।